शीतारा ने पिछली शाम आदिल के दिमाग में आकर मालूम किया। वो फैक्ट्री के मैनेजर के साथ तफरीह के लिए जा रहा था। वो चाहती थी कि आदिल तेलबैब शहर को अच्छी तरह देख ले, इसलिए उसने तफरीह के लिए उसे आज़ाद छोड़ दिया था। फिर उसने 8 घंटों के बाद आदिल के पास आकर देखा वो गहरी नींद में था। उसके ख्वाबीदा ख्यालात ने बताया कि वो खैरियत से है। उसने पूछा, आज की शाम कैसी गुजरी? उसके ख्वाबीदा दिमाग ने कहा, बड़ी हंगामा खेल शाम थी, आधी रात तक बड़ा मसरूफ़ रहा। तुम हुस्न परस्त और आशिक मिजाज नहीं हो, फिर किस तरह आधी रात तक मसरूफ़ रहे? एक हसीन बेवा मिल गई थी, मैं कभी उसमें दिलचस्पी ना लेता, मगर हालात कुछ ऐसे पेश आते रहे कि मैं बाद में उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगा। ऐसी क्या बात हो गई कि बाद में दिलचस्पी लेने लगे? मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो टेलीपैथी जानती है। क्या? शीतारा ने चौंक कर पूछा। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उछल कर बैठ गई। फिर उसके अंदर पहुंचकर बोली, क्या कहा तुमने? वह हसीना बेवा टेलीपैथी जानती थी। उसके ख्वाबीदा दिमाग ने कहा, हाँ। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए एक गुंडे से 2 बार रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लिया था। कौन है वो औरत? तुम्हें कहाँ मिली थी? अभी कहाँ है? मैं उसे एक क्लिनिक में छोड़कर आया हूँ। उसने हुक्म दिया, फौरन उठो, मैनेजर को साथ लो और क्लिनिक में उस औरत के पास जाओ। बेचारा गहरी नींद में था, चौंक कर उठ बैठा। समझ में नहीं आया कि इस तरह क्यों उठ बैठा है। शीतारा उसे समझने की फुर्सत नहीं दे रही थी। मैनेजर भी इसी रिहाइशगाह में था। उसने दरवाजे पर दस्तक देकर उसे जगाया, फिर कहा, फौरन बाहर आओ, हमें कहीं जाना है। वो मैनेजर भी शीतारा का मामूल और ताबेदार था। वो दोनों कार में आकर बैठ गए। आदिल ने उसे क्लिनिक का नाम और पता बताया। वो कार ड्राइव करता हुआ उधर जाने लगा। इस दौरान आदिल के ख्यालात बताते रहे कि किस तरह एक इलाके में धमाका हुआ था। कार एक फुटपाथ पर चढ़कर एक दुकान के शोकेस में घुस गई थी और वो बेवा हसीना जख्मी और बेहोश हो गई थी। शीतारा को यकीन था कि वह हसीना अब भी दिमागी तौर पर कमज़ोर होगी। वो उसकी आवाज़ सुनते उसके दिमाग में जगह बना लेगी। लेकिन क्लिनिक पहुंचकर मायूसी हुई। पता चला वो हसीना नींद से बेदार होने के बाद वहां से चली गई है। क्लिनिक के रजिस्टर में उसका पता दर्ज था। फिर मैनेजर की सोच ने बताया कि वह हसीन बेवा बहुत मशहूर है और मैनेजर को उसकी रिहाइशगाह का इल्म है। शीतारा ने इन दोनों को उधर दौड़ाया। उस वक्त दिन के 11 बजे थे। आदिल और मैनेजर रात को देर तक जागने के बायस 10 बजे दिन तक सोते रहे। फिर बेदार होकर मुंह हाथ तक न धो सके और चाय पिए बगैर कार दौड़ाते फिर रहे थे। उधर मरीना तनवीमी अमल से बेदार होकर गुसल कर रही थी। आदिल ने उसकी रिहाइशगाह में पहुंचकर मुलाजमा से कहा, मैडम से कहो हैरी रॉबसन उनसे मिलने आया है। वो बोली, आप तशरीफ़ रखें, वो गुसल कर रही हैं। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। शीतारा को जल्दी थी। वह मुलाजमा के अंदर आई, उसे चलाती हुई मैडम की ख्वाबगाह में ले गई। मुलाजमा ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, कोई मिस्टर हैरी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मरीना ने हैरी का नाम सुनकर उसे तस्वुर में देखा। वो नौजवान उसे अच्छा लग रहा था। वह मुस्कुराने लगी। शीतारा मुलाजमा के अंदर रहकर जवाब सुनने की मुंतजिर थी। मरीना आदिल के ख्यालों में गुम होकर जवाब देना भूल गई। शीतारा ने फिर मुलाजमा के जरिए कहा, मैडम मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है, ठीक है ना? जवाब में अंदर से आवाज़ आई, हूँ। इतने मुख्तसर से जवाब की तवक्को नहीं थी। सिर्फ हूँ कहने से मुकम्मल आवाज़ गिरफ्त में ना आती और ना ही मखसूस लहजे का पता चलता। मुलाजमा वापस जा रही थी। उसे जवाब मिल गया था, मगर शीतारा नाकाम रही। उसने नागवारी से मुलाजमा को फिर बाथरूम के दरवाजे की तरफ पलटाया। फिर उसके जरिए बोली, मैडम आप ज़ुबान से जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मैं मालूम करना चाहती हूँ कि मैंने आपके विजिटर्स को ड्राइंग रूम में बिठा कर दुरुस्त किया या गलती की है। शीतारा ने उसे दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने पर मजबूर किया। मरीना बाथिंग टब में निस्फ लेटी और निस्फ बैठी हुई थी। चूंकि पिछली रात से पेट भर कर नहीं खाया था, इसलिए उसके मुंह में सैंडविच भरा हुआ था। उसने फिर हूँ कहकर गर्दन हिलाई। फिर हाथ से मुलाजमा को जाने का इशारा किया। मुलाजमा को वाज़े तौर पर जवाब मिल गया था। अब उसे वापस जाना चाहिए था, लेकिन शीतारा झुंझला गई। उसे वापस नहीं जाने दिया। उसकी जुबान से बोली, तू बहुत चालाक बनती है, अपनी आवाज़ और लहजा नहीं सुना रही है, मगर मैं अभी तुझे बोलने पर मजबूर कर दूंगी। मरीना ने हैरानी से मुलाजमा को देखा। फिर फ़ौरन ही बात समझ में आ गई। मुलाजमा हीटर का प्लग लगाकर बोली, मैं ये हीटर तेरे बाथिंग टब में डाल दूंगी तो तू बिजली के झटकों से मर जाएगी। मरीना ने उसे हकारत से देखा। वो बोली, मैं जानती हूँ तो पिछली रात जख्मी हुई थी। अपनी दिमागी कमज़ोरी पर पर्दा डालने के लिए गूंगी बनी हुई है, ताकि मैं तेरे दिमाग में ना आ सकूँ। वो सुन रही थी और इत्मीनान के साथ साबुन के झाग के साथ खेल रही थी। मुलाजमा ने कहा, अगर तू जुबान से नहीं बोलेगी तो मैं 3 तक गिनकर तेरे उठने से पहले हीटर को। बात अधूरी रह गई। अचानक मरीना ने मुलाजमा के अंदर पहुंचकर दिमाग को एक झटका दिया। वह चीख मारकर लड़खड़ाती हुई पीछे जाकर फर्श पर गिर पड़ी। स्विच बोर्ड से प्लग निकल गया। शीतारा इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उसकी आलाकार मुलाजमा पर वो मैडम इस तरह हमला करेगी। मरीना ने कहा, मैं समझ गई हूँ कि तू कौन है, मगर तू मुझे नहीं जान पाएगी। तेरी यह खुशफहमी ख़त्म हो गई होगी कि मैं दिमागी तौर पर कमज़ोर हूँ। वो टब से निकलकर शावर के नीचे भीग रही थी। ऐसे वक्त पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। फिर हंसकर बोली, क्यों एक मासूम सी मुलाजमा को आलाकार बना रही हो?
ये अजाब जान बनेगी तो मैं इसे मार डालूंगी। शीतारा ने मुलाजमा की जुबान से कहा, क्या तुम एल्पा हो? मैं एल्पा हूँ, मरीना हूँ, सोनिया, सानी, बारबरा, जोजो, लैला और सुल्ताना हूँ, या फिर एक नई ख्याल ख्वानी करने वाली हूँ। मैं जो कोई भी हूँ, मुझे जेर करने की हसरत तुम्हारे दिल में रह जाएगी। तुम अपनी आवाज़ और लहजे से नहीं लग रही हो, या फिर तनवीमी अमल के जरिए तुम में नयापन पैदा हुआ है। अगर तुम किसी की कनीज नहीं हो तो मुझसे दोस्ती करोगी? ड्राइंग रूम में इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। मुलाजमा चली गई। मरीना ने तौलिए से बदन को खुश्क किया, ख्वाबगाह में आकर लिबास पहना, फिर सर पर तौलिया लपेट कर ड्राइंग रूम में आई। मैनेजर उसे देखकर अदब से खड़ा हो गया। आदिल ने कहा, मैं बिस्तर से उठते ही तुम्हारी खैरियत मालूम करने आ गया हूँ। वो बोली, तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। मुझे पिछली रात यकीन हो गया था कि तुम किसी टेलीपैथी जानने वाले या वाली के जेर असर हो। वो बोला, बेवा हसीना, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, मगर कभी ऐसा लगता है जैसे मैं अपने इख्तियार में नहीं रहता हूँ। सुबह उठते ही एक कप चाय ज़रूर पीता हूँ, मगर पता नहीं आज कैसे चाय के बगैर यहाँ भागा चलाया। शीतारा ने उसके अंदर आकर कहा, हैरी, फजूल बातें न करो, तुम मेरे गुलाम हो। आदिल ने मरीना को घूर कर कहा, तुम अपने औकात में रहो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। वो हंसकर बोली, जो तुम्हारे दिमाग में बोल रही है उसकी आवाज़ और लहजे पर गौर करो। वो कोई दूसरी टेलीपैथी जानने वाली है। उसने तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें और शायद तुम्हारे मैनेजर को भी गुलाम बना रखे। शीतारा उस मुलाजमों को वहाँ ले आई, उसके जरिए बोली, हैरी ये दुरुस्त कह रही है, तुम लोग मेरे ताबेदार हो। आदिल ने कहा, मुंह संभाल के बोल, एक मुलाजमा होकर हमें अपना ताबेदार कहती है। शीतारा ने उसकी जुबान बंद कर दी, फिर कहा, अब तुम नहीं बोल पाओगे। आदिल ने कई बार बोलने की कोशिश की और नाकाम रहा। शीतारा ने उसे कई बार उठाया और बिठाया, फिर कहा, अब यकीन कर लो कि मेरे ताबेदार हो, मैं मुलाजमा नहीं हूँ, सिर्फ मुलाजमा की जुबान से बोल रही हूँ। फिर वो मरीना से बोली, तुम्हें दावत महंगी पड़ेगी, क्योंकि तुम ख्याल ख्वानी करने वाली के तौर पर नज़रों में आ गई हो और मैं रूपोश हूँ। तुम मुझ तक नहीं पहुँच सकोगी, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूँगी। मरीना ने पूछा, क्या तुम मुझे नादान समझती हो? मैं भी रूपोश हूँ, इस बेवा औरत के जरिए ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करती हूँ। तुम एक मुजाहरा बाथरूम में देख चुकी हो। तुम झूठ बोल रही हो, तुम किसी के आलाकार नहीं हो, खुद ख्याल ख्वानी कर रही हो। तुम्हें यकीन नहीं है तो लो, मैं इस बेवा को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हारी एक गलती से फ़ायदा उठाऊंगी। कैसी गलती? मैं कल रात से इस खूबरू जवान हैरी के दिमाग में जाने की कोशिश करती रही और नाकाम होती रही। तुमने अभी तस्लीम किया है कि हैरी तुम्हारा ताबेदार है और तुम बड़ी देर से अपनी आवाज़ और लहजा सुना रही हो। ये कहते उसने शीतारा का लहजा इख्तियार किया। आदिल के अंदर पहुंचकर बोली, देखो, मैं तुम्हारा लहजा अपना कर तुम्हारे ताबेदार के अंदर आ गई हूँ। तुम इसे सांस रोकने का हुक्म दोगी तो मैं मैनेजर के अंदर जाऊँगी। शीतारा ने अपनी उस गलती को तस्लीम किया, लेकिन अब सूरत हाल ये होती कि वो आदिल से हमला कराती तो मरीना मैनेजर के जरिए रोकती, और मैनेजर को आलाकार बनाती तो मरीना आदिल के अंदर आकर मैनेजर के हमले को नाकाम बनाती। अब कोई बात बनने वाली नहीं थी। उसने आदिल और मैनेजर को वहाँ से वापस जाने का हुक्म दिया। जब वो जाने लगे तो उसने मैनेजर के दिमाग में कहा, इस बेवा पर नज़र रखो, इस बंगले के करीब रहो। फिर उसने आदिल को हुक्म दिया, निहत्ते ना रहा करो, फ़ौरन अपने बंगले में जाओ या किसी दुकान से कोई हथियार खरीद कर दूर से छुप कर इस बेवा को जख्मी करो। शीतारा को यह अंदेशा था कि अब वो बेवा उसका लहजा अपना कर किसी वक्त भी आदिल और मैनेजर के अंदर आ सकती है, उसके मौजूदा मंसूबे को समझ सकती है। लेकिन फ़िलहाल यही तदबीर आजमाई जा सकती थी। देर करने से इस बेवा को फरार होने का मौका मिल जाता। उसका अंदेशा दुरुस्त था। मरीना ने उसके इरादों को मैनेजर और आदिल के दिमागों में जाकर मालूम कर लिया था। वह शीतारा के अगले हमले से पहले ही इस बंगले के पिछले रास्ते से निकलकर किसी महफूज मुकाम की तलाश में रवाना हो गई। रास्ते में उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे मुखातिब किया। मैं उसके पास आकर सूरत हाल को समझने लगा। उसे फौरी तौर पर एक महफूज पनाहगाह की ज़रूरत थी। मैंने बाबा साहब के इदारे के एक जासूस से रब्ता किया, फिर उससे कहा, तुम्हारे शहर तेलबैब में मरीना बेयारो मददगार है, क्या उसे अभी किसी पनाहगाह में पहुंचा सकते हो? जी हाँ, मैं एक पता बता रहा हूँ, आप मरीना को वहाँ भेज दें। मैंने उसे पता मालूम करके मरीना को बताया। वो एक टैक्सी में बैठकर जाने लगी और मेरी मर्जी के मुताबिक अपने पिछले तमाम वाक़यात के बारे में सोचने लगी। इस तरह मुझे मालूम होता रहा कि वो पिछली बार हमसे रिहाई हासिल करने के बाद वाशिंगटन गई थी। वहाँ उसने जनरल वास्कोडी को ताबेदार बनाया था। फिर वो जयपरगोला के जंगल में फंस गई। मैंने जयपरगोला की खुफिया तंजीम के बारे में मालूमात हासिल की। फिर मरीना के ख्यालात से पिछली रात के वाक़यात मालूम हुए। वो नहीं जानती थी कि हैरी ने जिस शख्स को हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला किया था उसका नाम ब्रेन आदम है। वो हैरी की भी असलियत को नहीं जानती थी, लेकिन उसकी सोच ने जब ये कहा कि उसने पिछली रात शीबा की कब्र पर चिराग जलाया था और मुझे फरहाद भाईजान कहता है, तो मैं सोच में पड़ गया। यूं तो मेरे बेशुमार चाहने वाले मुझे भाईजान और अंकल और एहतरामन ना जाने क्या कुछ कहते होंगे, लेकिन एक यहूदी नौजवान हैरी रॉबसन मुझे भाई कह रहा था और ख़ुद नहीं समझ रहा था कि वह एक मुसलमान से रिश्ता क्यों जोड़ रहा है। इसे अंदाज़ा हुआ कि वह जवान किसी प्रॉब्लम में है, या तो उसकी याददाश्त खो गई है या फिर तनवीमी अमल के ज़रिए उसकी शख्सियत बदल दी गई है। मरीना का ख्याल था कि शीतारा ने इस नौजवान को अपना मामूल और ताबेदार बनाया। वह शीतारा का मौजूदा लहजा अपनाकर इस नौजवान हैरी के दिमाग में जा सकती थी।
मैंने लैला को ये तमाम बातें मुख्तसर तौर पर बताई, फिर कहा, मेरे अंदर आओ और मरीना के दिमाग से शी तारा का लहजा सुनो, फिर हैरी के दिमाग में जाओ। उसने यही किया। उसे हैरी उर्फ आदिल के दिमाग में जगह मिल गई। उसके साथ मैं भी वहां मौजूद रहा। पता चला वो अपना माजी भूल गया, बल्कि भुला दिया गया है। उसकी असलियत मालूम करने के लिए उसके दिमाग से शी तारा के तनवीमी अमल को ख़त्म करना होगा। लैला ने कहा, इसराइल में भी दिन का वक्त है, शी तारा हैरी के पास आती जाती रहेगी। रात को नींद के दौरान मैं उसके दिमाग से शी तारा को वॉश कर दूंगी। शी तारा ने जो चाहा वो ना हो सका। उसने आदिल से कहा था कि वो कहीं से फौरी कोई हथियार वगैरह लाकर ख्यालख्वानी करने वाली बेवा को जख्मी कर दे, लेकिन आदिल के वापस आने तक वो चिड़िया उड़ चुकी थी। वो बोली, मैं जानती थी उसे भागने का मौका मिल जाएगा, जाओ उसे तलाश करो। वो इतनी जल्दी ना भेस बदल सकती है और ना ही कहीं छुपने की जगह उसे मिल सकती है। वो शाम तक उसे और मैनेजर को पूरे तेलबैब में दौड़ाती रही और मालूम करने की कोशिश करती रही कि वो बेवा के रूप में कौन है। कितनी ही ख्यालख्वानी करने वालियों के नाम जहन में थे। क्या अल्पा अपने मुल्क में बेवा बनकर रहती है? क्या मरीना कहीं से भटकती हुई इसराइल पहुंच गई है? सोनिया सानिया बारबरा यहाँ कुछ करती फिर रही हैं। और भी कई नाम थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह कौन है। यहूदी आदम ब्रदर्स की खुफिया तंजीम के एक बुनियादी पत्थर का जिक्र हो चुका है। अब इस बुनियादी पत्थर का जिक्र लाजमी हो रहा है। आदम ब्रदर में से किसी ब्रदर ने उसे रूबरू नहीं देखा था, उसका नाम भी नहीं सुना था और ना ही किसी को उसके वजूद का इल्म था। वह हर ब्रदर के दिमाग में छुपा रहता था। वह एक्सरे की तरह उनके दिमाग के अंदर भी देख सकता था और उनके आर पार भी मालूमात हासिल कर सकता था। और वह तमाशा देख रहा था कि किस तरह दो जुड़वां भाई ब्रेन आदम एसाबी कमजोरी में मुब्तला हो गए। यहूदी खुफिया तंजीम में भी अल्पा और वाइट आदम ने बेचारे सरगना ब्रेन आदम की दिमागी तवानाई बहाल होने का इंतजार नहीं किया। इस तंजीम में हुक्मरान सरगना बनकर रहने के लिए दोनों जुड़वां भाइयों को अल्पा ने ताबेदार बना लिया। उस बुनियादी पत्थर की आर पार देखने वाली आंखें ये देख रही थीं। जब वाइट आदम ने अल्पा को बहकाया कि उन्हें ब्रेन आदम के तनवीमी अमल से निजात हासिल करना चाहिए, तो वो बुनियादी पत्थर यानी एक्सरे मैन उनकी बातें सुन रहा था। जब उन्होंने टैरी आदम को ट्रैप किया और अल्पा ने उसके दिमाग में घुसकर उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाया, तो एक्सरे मैन टैरी आदम के अंदर मौजूद था। उसने अल्पा को खुशफहमी में मुब्तला रखा और उसके तनवीमी अमल को नाकाम बनाया। इस तरह अल्पा ने बाद में वाइट आदम और दोनों ब्रेन आदम्स पर भी अमल किया, तो उनमें कोई जान नहीं थी। जो भी अमल होता रहा बेअसर होता रहा। ये किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो ब्रेन आदम के नहीं बल्कि किसी एक्सरे मैन के ज़ेरे असर रहते हैं। और ब्रेन आदम भी यही समझता था कि वही इस खुफिया तंजीम का सरगना है। जो सबसे ऊंचाई पर होता है वो हमेशा खतरात की सूली पर लटकता रहता है। इसीलिए एक्सरे मैन ने खुद को किसी के सामने ऊंचा नहीं रखा, अपने आप को तारीकी में रखकर तमाशा देख रहा था कि सरगना बनने वाले ब्रेन आदम का क्या हशर हो रहा है। जो लोग मक्कारी की हद तक चालाक और चालाकी की हद तक ज़हीन होते हैं, वो हमेशा पसे पर्दा रहकर महफूज ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके साथ आने वाली बलाएं दूसरों के सर जाती रहती हैं। एक्सरे मैन गोशे गुमनामी में निहायत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा था। जहाँ रहता था वहाँ से हर आदम बरादर के अंदर पहुँचता रहता। वो ब्रेन आदम की जहानत का मोतरफ था। दोनों जुड़वां भाइयों को पसंद करता था, इसलिए एक को न्यूयॉर्क में और दूसरे को तेल अबैब में तंजीम का सरगना बनाया हुआ था। दोनों ब्रेन आदम सेपनाटिज्म के माहिर थे, लेकिन एक्सरे मैन के मामूल और ताबेदार थे। उन्होंने अपने इस आमिल को और अपने दिमागों पर हुकूमत करने वाले को कभी नहीं देखा था। वो इस एतमाद से मस्त थे कि वही तंजीम में स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। उन्होंने लेबॉर्ट्री में फार्मूलों की तस्दीक करने के लिए 2 इल्मुल अब्दान के माहिरीन को कैद कर रखा था, लेकिन उन पर तनवीमी अमल नहीं किया था। उन्हें यकीन था कि वो दोनों माहिरीन डॉक्टर एडी और डॉक्टर नेल्सन उस लेबॉर्ट्री से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे और उस साउंड प्रूफ लेबॉर्ट्री की आवाज़ बाहर नहीं जा सकेगी। लेकिन एक्सरे मैन उन माहिरीन के दिमाग में आता जाता रहता था। जब उसे इतला मिली कि लेबॉर्ट्री में आग लगी है, तजुर्बात से गुजरने वाली बंदरिया मर चुकी है, वो दोनों माहिरीन लापता हैं, तो उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और उनमें से एक के दिमाग में पहुंच गया। पता चला वो 15 दिनों के कैद से घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि पहला तजुर्बा नाकाम हो गया है, दूसरे तजुर्बे में पता नहीं कितने हफ्ते और महीने लगेंगे। कैद रहने की मुद्दत बढ़ती जाएगी। हो सकता है तजुर्बे की कामयाबी के बाद उन्हें मार डाला जाए। इतनी राजदारी से कैद किया जा सकता है तो उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है। इसी खौफ से वो भाग निकले। बेचारे ख्याल ख्वानी की लहरों से दूर ना जा सकते थे, न छुप सकते थे। वो एक दवासाज कंपनी के मालिक ओडी नार्मन के पास पनाह लेने गए थे। ओडी नार्मन ने उनसे वादा किया था कि अगर वो खुसूसी दवाएं तैयार करने के सिलसिले में अपना तिब्बी इल्म और सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, तो वह प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उनके चेहरे तब्दील कराएगा और उन्हें अच्छी खासी रकमें भी देता रहेगा। डॉक्टर एडी ने कहा, पहले आप हमारे चेहरे तब्दील करा दें। आप नहीं जानते वो कोई फौजी अफसर है, पता नहीं कितने फौजी हमें तलाश करे होंगे। ओडी नार्मन ने कहा, फिक्र न करो, मेरे इस तहखाने का इल्म सिर्फ मेरे आदमियों को है, यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। तुम दोनों किसी को नजर नहीं आओगे। डॉक्टर नेल्सन ने कहा, चेहरा बदलने के बाद हम खुली फिजा में रह सकेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमारी सूरतें बदल दो। सॉरी,
मैं 2 किस्म की अहम दवाएं तैयार करवाना चाहता हूँ। तुम दोनों दिन रात की मेहनत से कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। क्या तुम्हारा ख्याल है चेहरा बदलती ही हम भाग जाएंगे? इसमें क्या शुबा है? तुम दोनों एक जगह से भाग कर आए, यहां से भी धोखा देकर जा सकते हो। मिस्टर नॉर्मन, इसका मतलब है आप भी हमें कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। तुम कुछ भी समझ लो। पहले मेरा माल तैयार होगा, फिर उन दवाओं की पब्लिसिटी होगी। वो दवाएं मार्केट में जाएंगी, उन्हें मरीज इस्तेमाल करेंगे। अगर उन दवाओं ने खातिर ख्वाह असर दिखाया तो मैं कामयाबी की खुशी में तुम्हारी सूरतें बदलकर खुली फिजाओं में ले आऊंगा। दवाएं तैयार करने, उनका तजुर्बा करने, फिर पब्लिसिटी के बाद उन्हें मार्केट में लाने और उनके नताइज बरामद होने में साल 6 महीने लग सकते थे। वो 15 दिन की कैद से भाग कर आए थे, अब शायद उम्र कैद काटने वाले थे। इन इल्मुल अब्दान के माहिरीन के पास दवा साजी का जो इल्म और तजुर्बा था वो उनके लिए अजाब बन गया था। एक्सरे मैन ने उन्हें फिलहाल उनके हाल पर छोड़ दिया ताकि दोनों को उनके किए की कुछ सजा मिलती रही। वो जब चाहता उन्हें टेलीपैथी के मकनातीस से खींचकर अपनी खुफिया लेबॉर्ट्री में ले आता। अभी वो अपनी खुफिया तंजीम में होने वाले तमाशे को दिलचस्पी से देख रहा था। दोनों ब्रेन आदम्स की जिस्मानी और दिमागी तवानाई चौथे दिन बहाल हो गई। 5वें दिन अल्पा ने तमाम ब्रादर्स का इजलास तलब किया। सभी एक बड़े से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। अल्पा ने कहा, बड़े भाई ब्रेन आदम की दिमागी कमजोरी ने हमारी तंजीम को खतरात से दोचार कर दिया था। हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला दोनों में से किसी ब्रेन आदम के दिमाग में नहीं आया, वरना हमारी खुफिया तंजीम का राज फाश हो जाता। वाइट आदम ने कहा, हमारी सिस्टर अल्पा की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सिस्टर ने टेलीपैथी के जरिए दोनों ब्रेन आदम के दिमागों को लॉक कर दिया है। अल्पा ने कहा, हम सब ने 3 दिन पहले इस फैसले से इत्तफाक किया था कि आइंदा हमारा बड़ा भाई वाइट आदम होगा। ब्रेन आदम ने कहा, इस तंजीम का बिग ब्रदर मैं हूं। अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हो जिससे तुम में से किसी को नुकसान पहुंचे या मेरी वजह से तंजीम की तबाही का सामान हो तो बेशक मुझे बिग ब्रदर के ओहदे से हटा देना चाहिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। वाइट आदम ने कहा, अगर अल्पा तुम्हारे दिमाग को लॉक ना करती तो पूरी तंजीम बेनकाब हो जाती। ब्लैक आदम ने कहा, हम तमाम ब्रदर्स इस बात के गवाह हैं कि सिस्टर अल्पा ने हमारे सामने तुम पर अमल किया था। ब्रेन आदम ने पूछा, अगर तुम सब ने अपनी आंखों से अल्पा को मुझ पर अमल करते देखा था तो ये बताओ, ये मेरे दिमाग में घुसकर क्या कह रही थी? एक ब्रदर ने कहा, यह सोच के जरिए अमल कर रही थी, हमने कुछ सुना नहीं। तुम बिस्तर पर लेटे हुए थे और अल्पा खामोशी से तुम्हारी बंद आंखों को देख रही थी। क्या मेरी बंद आंखों का मतलब ये है कि ये मेरी इजाज़त के बगैर मेरे दिमाग में पहुंची हुई थी? तुम्हारा दिमाग तो बगैर दरवाजे का मकान बना हुआ था, इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या मेरे दिमाग को लॉक करने के बाद तुम मेरे अंदर आ सकती हो? बेशक आ सकती हूँ। ब्रेन आदम ने मुस्कुराकर कहा, मैं बैठा हुआ हूँ, साबित करो कि तुम मेरे अंदर आ सकती हो। मैं अभी सबके सामने तुम्हें सोफे से उठने पर फिर एक टांग पर नाचने के लिए मजबूर करूंगी। उसने ख्याल खोने की परवाज की। ब्रेन आदम के अंदर आई, फिर आते ही निकल गई। उसने सांस रोक ली। अल्पा ने कहा, मैं हुक्म देती हूँ, सांस ना रोको, मैं आ रही हूँ। वो बोला, तुम ऐसे हुक्म दे रही हो जैसे मुझे अपना मामूल और ताबेदार बना लियो। हाँ, मैंने तुम्हें ताबेदार बनाया है। ख्याल खोनी के जरिए दिमाग पर हुकूमत करने के लिए ताबेदार बनाया जाता है। तुम सबके सामने एतराफ़ करियो कि तुमने मेरे दिमाग को लॉक करने के बहाने मुझे गुलाम बनाया है। हाँ, मैंने तंजीम की भलाई के लिए ऐसा किया है। तुम्हें हुक्म देती हूँ, उठकर खड़े हो जाओ। वो बड़ी आहिस्तगी से उठकर खड़ा हुआ, फिर एक एक कदम चलते हुए अल्पा के सामने आया। वो बोली, मैंने साबित कर दिया है कि इसके अंदर पहुंच सकती हूँ। ब्रेन आदम ने जोरदार आवाज़ से अल्पा के रुखसार पर तमाचा रसीद किया, फिर कहा, तू क़यामत तक मेरे दिमाग को छू नहीं सकेगी, बैठ जा। वो बैठना नहीं, एहतजाज करना चाहती थी। एक्सरे मैन ने उसे जबरन बिठा दिया। वह हैरान होकर सोचने लगी, ये मैं बेख्तियार कैसे बैठ गई हूँ। ब्रेन आदम ने हुक्म दिया, खड़ी हो जाओ। वह फिर बेख्तियार खड़ी हो गई। सहमी हुई नज़रों से ब्रेन आदम को देखने लगी। वो बोला, मेरे तमाम ब्रदर्स फैसला करें कि अगर इसने मुझ पर अमल किया था और मेरे दिमाग को लॉक किया था तो ये मेरे अंदर आने में नाकाम क्यों हो रही है? वाइट आदम ने कहा, सिस्टर अल्पा, तुमने तो कहा था कि कामयाब अमल किया है। एक्सरे मैन की मर्जी के मुताबिक वो चलती हुई वाइट आदम के पास आई, फिर उसके मुंह पर तमांचा मारकर बोली, तुमने मुझे बहकाया था और कहा था कि अच्छा मौका है, हम ब्रेन आदम के तनवीमी अमल से निजात हासिल कर सकती हैं। फिर मैं उल्टा ब्रेन आदम के कमज़ोर दिमाग में घुसकर उसे अपना गुलाम बना सकती हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, यह साबित हो गया कि मेरा दिमाग कमज़ोर नहीं था और तुम मुझे गुलाम नहीं बना सकी। टैरी आदम ने कहा, अल्पा, तुमने मेरे अंदर आकर भी अमल किया था, मुझे अपना ताबेदार बनाया था, लेकिन मैं आज़ाद हूँ। अल्पा ने आजमाइश के तौर पर टैरी आदम के अंदर जाना चाहा। वो सांस रोककर मुस्कुराने लगा, फिर बोला, और एक आध बार कोशिश कर लो। तमाम ब्रदर्स के सामने तुम्हारा फ्रॉड और गद्दारी साबित हो रही है। दूसरे तमाम ब्रदर्स शेम शेम कहने लगे। टैरी आदम ने कहा, सिर्फ अल्पा को शर्म ना दिलाओ, पहला गद्दार वाइट आदम है। इसने पहले अल्पा को बहकाया, फिर इसके साथ मिलकर मुझे ट्रैप किया, लेकिन मैं इनके झांसे में नहीं आया। ब्लैक आदम ने कहा, अल्पा और वाइट आदम सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। मेरा जी चाहता है दोनों की गर्दनें तोड़ दूं। ब्रेन आदम ने कहा, मैं बिग ब्रदर की हैसियत से हुक्म देता हूँ, जोश में ना हो, सब आराम से बैठ जाओ। वह सब के सब बैठ गए। ब्रेन आदम ने कहा, दोनों गद्दारों की फिक्र न करो, ये मेरी मुट्ठी से निकल कर कहीं नहीं जाएंगे।
आज इनके ब्रेन वॉश करके असरेनो इनके अंदर वफादारियां भर दी जाएंगी। मैं अपनी तंजीम के किसी फर्द को टूटने नहीं दूंगा। ब्रदर जॉन आदम ने पूछा, बड़े भाई, हमने अपनी आंखों से देखा था तुम बेहद कमज़ोर हो गए थे, फिर एल्पा तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हें ताबेदार क्यों ना बना सकी? वो बोला, ये एक राज है, मैं लाख कमज़ोर हो जाऊं फिर भी मुझ पर कोई काबू नहीं पा सकेगा। हमारी तंजीम रेत का घरौंदा नहीं है कि टेलीपैथी की फूंक से बिखर जाए। तुम सब खुश नसीब हो। इस तंजीम के साय में कोई सुपर पावर, कोई फरहाद अली तैमूर तुम में से किसी को छू नहीं सकेगा। वो सब खुशी से तालियां बजाने लगे। बज़ाहिर जिस तंजीम का शहराजा बिखरा हुआ सा दिखाई दिया था, वो पहले की तरह बदस्तूर, मुस्तहकम और पायदार थी। ब्रेन आदम पर तमाम बरादर्स का एतमाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। इस तमाम खेल के पसे पर्दा एक्सरे मैन था। ये बुनियादी पत्थर, ये एक्सरे मैन कौन था? ये कहाँ से आया था? अचानक कहाँ से पैदा हो गया था? माँ के पेट से टेलीपैथी कराया था या ट्रांसफार्मर मशीन के पेट से? हाँ, ये ख्वामखा आसमान से नहीं टपक पड़ा था। आपको याद होगा, ट्रांसफार्मर मशीन के इब्तदाई दौर में जो टेलीपैथी जानने वाले पैदा हुए थे, उनमें एक मार्टन रसल भी था जिसे सलमान ने ट्रैप किया था। उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। फिर उसका जिक्र मेरी दास्तान में नहीं आया। हमने माजी में कितने ही ख्याल ख्वानी करने वालों को काबू में किया, फिर उन्हें तनवीमी अमल से रिहाई दे दी। बाबा साहब के दायरे में जो भी बुजुर्ग आए, उन्होंने यही नसीहत की कि इंसान की ज़िंदगी, उसका दिल और उसका दिमाग उसके खाल के हकीकी की तख्लीक है। अगर वो गुमराह है तो उसे पकड़ो, फिर इबरत दिलाकर छोड़ दो। उसके हाकिम और उसकी तकदीर के मालिक बनने की गलती ना करो। सलमान ने मार्टन रसल को आज़ाद कर दिया था। उसने आज़ादी के बाद खुद को गुमनाम रखा। अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए इसराइल चलाया। बड़ी खामोशी से टेलीपैथी के जरिए हुकूमत के बड़े और अहम ओहदों पर काम करता रहा। गोल्डन ब्रेन्स के अरूज और जवाल के दौरान ही उसने मंसूबा बनाया कि एक ऐसी खुफिया तंजीम हो जो गलतियां करने वाले यहूदी हुक्काम और फौज के आला अफसरान का मुहासबा करे और मुमलिकत इसराइल को दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों से महफूज रखे। उसने बरसों की कोशिश और खूब छानबीन के बाद ज़हीन और बासलाहियत यहूदियों का इंतखाब किया और उन सबको आदम ब्रादर्स बनाकर एक मजबूत लड़ी में पिरो दिया। उसने ये तय कर लिया था कि वो किसी पर जाहिर नहीं होगा, सबसे चुप कर रहेगा, क्योंकि अजल से इंसान छुपी हुई कुव्वतों से डरता आया है। कोई कुव्वत जाहिर हो जाए तो वो उसे ज़ेर करने के हथकंडे सीख लेता है, लेकिन अंधेरे से चलने वाले तीरों तलवार से जख्मी और खौफजदा रहता है। मार्टन रसल इसी असूल पर सख्ती से अमल कर रहा था। उसने टेलीपैथी जानने वालों की दुनिया से अपना नाम मिटा दिया था। जिन लोगों को उसका नाम याद रहा होगा, वो उसकी बरसों की गुमनामी से ये समझ बैठे होंगे कि वो मर चुका है। ब्रेन आदम और दूसरे ब्रदर्स भी ये सोच नहीं सकते थे कि कोई गुमनाम टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमागों पर हुक्मरानी कर रहा है। ट्रीसा, द गॉड मदर, इस दुनिया में आधी सदी से सांसें ले रही थी। पता नहीं आइंदा कितने बरसों तक सांसें लेती रहेगी। 6 माह पहले पुलिस मुकाबले में उसे गोली मार दी गई थी। उसे उसके लवाहकीन के सामने ताबूत में लिटाकर सपुर्दे खाक कर दिया गया। यूं उसकी केस फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी, मगर वो जिंदा थी और यह कोई मौजा नहीं था। उसने अपनी एक दस्ते रास्त को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना हमशक्ल बना रखा था। कभी वो सीधी सादी जिंदगी गुजारने वाली एक शरीफ लड़की थी। वो झूठ नहीं बोलती थी, किसी को धोखा नहीं देती थी। उसकी एक ही कमजोरी थी, वो बेइंतहा दौलतमंद होने के ख्वाब देखती थी। ये दौलतमंदी का ख्वाब ऐसा है जो झूठ बोलना और फरेब देना सिखा देता है। वो बेहद हसीन थी। इस हुस्न ने उसे इब्तदाई शबाब में ही उस दौर के एक बूढ़े गॉड फादर की महबूबा बना दिया। उन दिनों जुराइम की दुनिया में अफीवन और हशीश का धंधा जोरों पर था। कामयाब स्मगलिंग के नतीजे में लाखों डॉलर्स का अंधाधुंध मुनाफा हुआ करता। ट्रीसा ने संधी कमाई वाली से शादी कर ली। शादी के बाद अफसोस हुआ। बूढ़ा उसके बदन पर हीरे जवाहरात सजाता था, लेकिन जवानी का साथ नहीं दे पाता था। गॉडफादर की पहली बीवी से एक जवान बेटा और एक बेटी थी। जवान बेटा कोंडीलो अपनी जवान सौतेली माँ से नफरत करता था। वो नहीं चाहता था कि ट्रीसा औलाद पैदा करे और बाप की जायदाद में एक हिस्सेदार का इजाफा करे। और ट्रीसा ने समझ लिया कि बूढ़ा ताबूत में पाँव रखे बैठा है, किसी दिन लेट जाएगा। इसके बाद सौतेला बेटा कोंडेलो उसे 1-2 लाख देकर भगा देगा, ये गोली मार देगा। माफिया की नगरी में यही होता रहता था। यहीं से उसने बेईमानी शुरू की। चोर दरवाजे से मां बनने के आसार पैदा कर लिए। गॉडफादर खुश होकर बूढ़ी मूंछों को ताव पर ताव देकर कहता था, मैं आज भी जमा मर्द हूं, अभी दर्जनों बच्चों का बाप बन सकता हूं। कोंडेलो ने बाप से कहा, तुम शुगर के मरीज हो, सीढ़ियां चढ़ते हो तो हाँपने लगते हो, ऐसी हालत में बाप कैसे बनोगे? ये ट्रीसा तुम्हें धोखा दे रही है। बाप ने उसे एक थप्पड़ मारकर कहा, गधे के बच्चे, बाप की मर्दानगी पर शुबा करता है, मेरे बच्चे को नाजायज़ कहता है ताकि वो मेरी दौलत और जायदाद का हकदार न कहलाए। निकल जा मेरे घर से। वो घर से निकल गया। फिर बाप बेटे में ठन गई। बेटे ने बाप को पैगाम भेजा, फादर तुम दुनिया के लिए गॉड फादर हो, मेरे लिए आप सिर्फ फादर रह गए हो। इस रिश्ते का लिहाज करते हुए मैं पुलिस का इन्फॉर्मर नहीं बनूंगा, वरना जानते हो मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े धंधे का राजदार हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अपना 3 मंजिला कुमार खाना और अंडरग्राउंड हशीश के गोदाम मेरे नाम लिख दो, वरना। बेटे का वरना बाप के लिए चैलेंज बन गया। उस कुमार खाने और हशीश गोदाम से लाखों की आमदनी थी। ट्रीसा ने अपने फूले हुए पेट पर गॉडफादर का हाथ रखते हुए पूछा, क्या आप अपने बच्चे को कंगाल कर देंगे? हरगिज नहीं।
वो मेरे जीते जी इतना बड़ा मुतालबा कर रहा है, पता नहीं मेरे मरने के बाद तुमसे और बच्चे से क्या सलूक करे। एक हफ्ता बाद ही गॉडफादर से रिश्वत लेने वाले पुलिस अफसरों ने इतला दी कि हम मजिस्ट्रेट के साथ गोदाम पर छापा मारने जा रहे हैं, अपने हाथ साफ कर लो। गॉडफादर ने रातों रात गोदाम खाली करा दिया और वहां दूसरा हमसा सामान भर दिया। मजिस्ट्रेट ने मुकर्रर दिन बड़े पैमाने पर गोदाम पर छापा मारा, मगर अंदर कोई गैर कानूनी माल नजर नहीं आया। बेटे का यह हमला नाकाम रहा। उस रात गॉडफादर के एक मुखालिफ ने बाप बेटे की दुश्मनी से फ़ायदा उठाकर दोनों पर फायरिंग कराई। दोनों ही अपनी हिकमत से बच गए, लेकिन इस गलत फहमी ने जड़ पकड़ ली कि बेटे ने हमला किया है और बेटे ने समझा बुढ़ा जवान बीवी की शय पर कातिलाना हमला कर रहा है। ऐसे वक्त ट्रीसा ने भी फ़ायदा उठाया। अपने यार आम्बर टुमारो से कहा, इस बार फायरिंग हो तो मेरे दुश्मन कोंडेलो को उड़ा दो। उसने यही किया। कोंडेलो अपने बूढ़े बाप को शर्म दिलाने कुमार खाने में आया। बाप ने कहा, मुझसे 10 गज दूर रहकर बात करो। वह दूर से बोला, मैं क्या बात करूंगा, दुनिया तुम पर थूक रही है। एक जवान बीवी की खातिर जवान बेटे को कत्ल करना चाहते हो, तुम जन मुरीद हो, थू है तुम पर। उसने दूर से थूका। बाप ने पेपर वेट उठाकर मारा। बेटे की मातियत ने धमकी देने के लिए फायर किया। इस मौका से फायदा उठाते हुए ट्रीसा के यार ने कोंडेलो को गोली मार दी। बाप अपने जवान बेटे को दम तोड़ते देखकर उसकी तरफ लपका। बेटे की मातियत अपने बचाव के लिए फायरिंग करते हुए वहां से भाग रहे थे। ट्रीसा के आशिक आम्बर टुमारो ने वो रिवॉल्वर गॉडफादर की मेज पर फेंक दिया जिससे उसने कोंडेलो को गोली मारी थी, और वह रिवॉल्वर गॉडफादर का था। यूं बेटे के कत्ल के इल्जाम में बाप गिरफ्तार हो गया। इस बूढ़े की जिंदगी थी ही कितनी। जब उसे जेल में ये खुशखबरी मिली कि ट्रीसा ने एक बेटी को जन्म दिया है तो उसने सीने पर हाथ मारकर कहा, मैं अब भी जवान हूं। ये कहते ही वो मारे खुशी के मर गया। हमारी दुनिया में मरने वालों को पता नहीं चलता कि वो कितनी झूठी खुशियां समेट कर कब्र में जा रहे हैं। उसकी एक जवान बेटी रह गई थी। ट्रीसा ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हें $1,00,000 दे रही हूँ, तुम्हारी रवानगी का भी इंतजाम कर चुकी हूँ। ये मुल्क छोड़कर चली जाओ, फिर कभी वापस ना आना, वरना अपने भाई की तरह हराम मौत मरोगी। वो बेचारी खामोशी से रकम लेकर चली गई। ट्रीसा के आशिक ने मुंह फाड़ कर कहा, हमारे रास्ते के तमाम कांटे साफ हो गए हैं, अब हम शादी कर सकती हैं। वो नागवारी से बोली, अपने औकात से ज़्यादा मुंह ना फाड़ो, मेरा शुमार इटली की अमीर तरीन बेवाओं में हो रहा है। मैं एक मामूली मुलाजिम से शादी करके अपनी हैसियत गिरा लूँ, नामुमकिन। तुम शादी करके मेरी हैसियत बढ़ा सकती हो, मैं तुम्हारी बेटी का बाप हूँ। खबरदार ये बात आइंदा जुबान पर ना लाना, वरना मुंह में जुबान नहीं रहने दूंगी। ज़रा सोचो ट्रीसा, तुम छटे हुए मुजरिमों की दुनिया में हो, तनहा कमज़ोर पड़ जाओगी। हमारे मुल्क में जो दूसरा गॉडफादर उभर कर सामने आ रहा है वो भी बूढ़ा है, तुम्हें खुश नहीं रख सकेगा। मैं तुम्हारे इस नुक्ते पर गौर करूंगी, अभी जाओ। वो चला गया। गॉडफादर की मौत के बाद इस शहर का दूसरा बड़ा मुजरिम जीना रोमोकिया था। उसने एक तकरीब में कहा, मैडम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त पर गौर करो क्योंकि मैं माफिया तंजीम को संभाल सकता हूँ। जीना रोमोकिया 80 साल का बूढ़ा था और ट्रीसा को जल्द मर जाने वाले शौहर पसंद थे। इस बूढ़े ने भी काफ़ी दौलत कमाई थी। उसने शादी की पेशकश कबूल कर ली। उस रोज़ उसने अपने एक जवान बॉडीगार्ड को अपनी ख्वाबगाह में बुलाकर कहा, क्या मैं हसीन हूँ? वो अदब से बोला, यस मैडम, आप बहुत हसीन और पुरकशिश हैं, मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ। जाओ आम्बर टुमारो को गोली मार दो, फिर चले आओ। मेरी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला रहेगा। जब वो शौहर बदल सकती थी तो यार कैसे न बदलती। उसने दोनों बदल दिए। ये असूल अपनाए रखा कि शौहर मालदार और बूढ़ा हो। उसने 30 बरस में 5 बूढ़ों को मौत के घाट उतारा और 7 आशिकों के यतीम बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 3 बच्चे मर गए, 4 रह गए। उनमें से बड़े बेटे का नाम वॉन लोइन था, वो 30 बरस का था। इसके बाद 25 बरस की एक बेटी मामीला थी, दूसरी 22 बरस की मैकनी थी, तीसरी 18 बरस की अनालाना थी। अब ये जवान बेटा और जवान बेटियां माफिया तंजीम के अहम सतून बने हुए थे और अपनी माँ को गॉड मदर बनाया हुआ था। ट्रीसा ने चारों बच्चों को आला तालीम दिलाई थी। उसके बेटे वान लोइन ने तालीम के दौरान साइंसदानों की लेबॉर्ट्री में काम करते करते बड़े मुजरिमाना तजुर्बात किए थे। इस तरह एक बेटी ने वकालत पास की थी ताकि अपनी फैमिली को कानूनी हथकंडों से तहफ़्फ़ुज़ देती रहे। दूसरी बेटी ने मेडिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी। आखिरी बेटी अनालाना स्कॉटलैंड में सुराग रसानी की ट्रेनिंग हासिल कर रही थी। बड़े बेटे वान लोइन ने ही यह साइंसी तजुर्बा किया था कि टीवी कैमरे से जब एक शख्स के अक्स को हज़ारों मील दूर टीवी स्क्रीन पर पहुंचाया जा सकता है तो इस अक्स को स्क्रीन के बाहर लाकर भी मुतहर्रिक रखा जा सकता है, और वो इस तजुर्बे में कामयाब रहा था। गॉड मदर ट्रीसा जब भी कानून की गिरफ्त में आती, बड़ी बेटी मामिला उसे पहली पेशी में ही रिहाई दिलाकर ले आती। उसके कानूनी दावपेच से सरकारी वकला परेशान रहते थे। इसके बावजूद वकला ने अदालत से ये बात मनवा ली कि ट्रीसा एक मशकूक खातून है। उसे कानूनन 10 नंबरी करार दे दिया गया और ये ताकीद की गई थी कि वो 10 नंबर बदमाशों की तरह रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी रिहाइशगाह की 4 दीवारी में रहेगी। उसे रात के वक्त बाहर देखा गया तो हिरासत में ले लिया जाएगा। ट्रीसा ने अपने बच्चों से कहा, मुझसे यह पाबंदी बर्दाश्त नहीं होती, मैं रात के वक्त सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस पाबंदी से निकालो। दूसरी बेटी मैक्स ने मेडिकल साइंस में डिग्री हासिल की। उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक बूढ़ी औरत को अपनी माँ की हमशक्ल बनाया।
और माँ के चेहरे को भी तब्दील कर दिया। इस तरह डमी ट्रीसा दिन रात घर में रहती, पुलिस वाले चेकिंग के लिए आते और मुतमईन होकर चले जाते, और असल ट्रीसा दिन रात पुलिस वालों के सामने आज़ादी से घूमती फिरती रहती। ट्रीसा को रोल अदा करने वाली बूढ़ी का एक बेटा था। उसे अच्छी तरह ताकीद की गई थी कि वो आइंदा बेटे से कभी नहीं मिलेगी। उसके बेटे को हर माह माकूल रकम दी जाती थी। एक रात जब पुलिस वाले उसकी हाजिरी लेकर चले गए तो उसने सोचा, माफिया को कोई बंदा ये देखने नहीं आता कि वो अपने बेटे से मिलती है या नहीं। उसकी ममता तड़प रही थी। वो चुपचाप मिलने के लिए रात के पिछले पहर निकल गई। ये भूल गई कि चेहरा बदल गया, उसे बेटा भी नहीं पहचान सकेगा। मुखालिफ गिरोह के लोग गॉड मदर की ताक में रहते थे। उन्होंने उसे तन्हा देखते ही फायरिंग की। वो जान बचाकर भागने लगी। फायरिंग की आवाज़ पर पुलिस वाले भी आ गए। मुखालिफ गिरोह के बंदों ने कानून से मुंह छुपाने के लिए वहां से भागते हुए गोलियां चलाईं। मजबूरन पुलिस को भी काउंटर फायरिंग करनी पड़ी। ऐसे ही वक्त एक गोली ने बुढ़िया का काम तमाम कर दिया। वो अपनी दूसरी रिहाइशगाह में जिंदा सलामत थी, मगर यह खबर फैल गई कि गॉड मदर मारी गई है। उसके बेटे और बेटियों ने डमी माँ की मौत का मातम किया। फिर शहर के बेशुमार लोगों के सामने उसे सुपुर्दे खाक करते हुए कहा, हमारे कानों में माँ की आवाज़ें आ रही हैं। वो कह रही है कि अपने दुश्मनों और कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी रूह इस दुनिया में आकर इंतकाम लेगी। वहाँ के एक इंस्पेक्टर जनरल गॉड मदर का जानी दुश्मन था। उसने अपने मातियतों को समझा दिया था कि जब कोई मुनासिब मौका मिले गॉड मदर को गोली मार दो, और इस हुक्म की तामील हो चुकी थी। ये बात इब्तदा में मज़का खेज लगी कि मरने के बाद किसी की रूह वापस आकर इंतकाम ले सकती है, लेकिन ऐसी एक आध वारदात हुई तो इंस्पेक्टर जनरल के होश उड़ गए। उसके नसीब में जिंदगी थी, इसलिए पारस और अली वहां पहुंच गए। उन्होंने ट्रीसा के इंतकामी हथकंडे से उसे बचा लिया। यह साबित कर दिया कि वो रूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइंसी कमाल है जिसकी तहकीक की जा सकती है और राज को मुनकशिफ किया जा सकता है। कोई भी हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन बात हो, वो मानी जाती है या नहीं मानी जाती। जो लोग नहीं मानते वो इसे मज़का खेज कहकर टाल देते हैं। जो गौर करते और तहकीक करते हैं वो पारस और अली की तरह किसी साइंसी कमाल के राज को पा लेते हैं। फिर इंसान के मुजस्सम अक्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली बात समझ में आती है। अक्ल तस्लीम करती है कि मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अली, सोनिया, सानी, बारबरा और सफूना ने फिर इटली जाने का फैसला किया था। बाद में बारबरा ने इदारे में कुछ अरसा रहने का इरादा किया। पारस और अली ने भी तय किया कि टीवी कैमरे से इंसानी अक्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जितने आलात काम आते हैं उन्हें एक मुख्तसर सी मशीन में समो देना चाहिए, ताकि वो छोटी सी मशीन आसानी से कहीं भी ले जाई जा सके। अक्सर ऐसा होता है कि पहले कोई चीज़ ईजाद होती है तो वो जिसामत में बड़ी और भारी भरकम होती है। मसलन बरसों पहले रेडियो ईजाद हुआ तो वो बड़े संदूक की तरह था। आज वही रेडियो मुख्तसर होकर जेब के अंदर आ जाता है। पहले बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे, आज माइक्रो कैमरे नन्हे से लाइटर में समा जाते हैं। इसी बुनियाद पर दोनों भाई इदारे में रहकर दिन रात काम करते रहे। इस सिलसिले में उन्हें जितने महंगे महंगे सामान की ज़रूरत पड़ती थी वो इदारे की जानिब से फ़ौरन फराहम किया जाता था। इस दौरान सानी ने गॉड मदर ट्रीसा के मुतालिक मालूमात हासिल की। पता चला ट्रीसा की रूह ने या अक्स ने आईजी को एक तकरीब में गोली मार दी है। तकरीब में मौजूद बेशुमार अफराद ने ट्रीसा के अक्स को साफ तौर से गोली चलाते और आईजी को गिरकर तड़पते और मरते हुए देखा था। उस वक्त ट्रीसा का बेटा वॉन लोइन बेहतरीन डिनर सूट में मलबूस था और शहर के मेयर से गुफ्तगू कर रहा था। शहर के उस गवर्नर ने गवाही दी कि वॉन लोइन नहत्ता था। उससे गुफ्तगू कर रहा था और अपनी माँ की रूह को देखकर परेशान हो गया था। उसने अपनी माँ को आवाज़ें दी, उसके पीछे दौड़ता हुआ गया, लेकिन करीब पहुंचते ही वो रूह गायब हो गई। इसके बावजूद ट्रीसा के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और मुहासबे के लिए उसके जवान बेटे वॉन लोइन, बेटी मामिला, मैक्सी और अना लाना को अदालत में तलब किया गया। अना लाना सुरागरसानी की तरबियत हासिल करके स्कॉटलैंड से वापस आ गई थी। इससे सुरागरसा बेटी अना लाना और वकील बेटी मामिला ने मुकदमे की कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लिया। मामिला ने अदालत में कहा, हम खुद हैरान हैं कि हमारी माँ की रूह कैसे आती है। अगर आप में से किसी की समझ में बात आती है तो हमें समझाया जाए। एक सरकारी वकील ने कहा। चंद रोज़ पहले फ्रांस के जासूस यहाँ आए थे। उन्होंने ट्रीसा की रूह के पहले हमले को नाकाम बना दिया था और कहा था कि ये कोई रूह नहीं, साइंसी अजूबा है। वहाँ एक पुलिस अफसर गिरफ्तार हुआ था। वो अफसर रूह का ताबेदार था और उसके हुक्म से आईजी पर गोली चलाने वाला था, लेकिन फ्रांसीसी सुराग रसानों ने उसे गिरफ्तार करा दिया। मामिला ने कहा, गिरफ्तारी के बाद अफसर ने क्या बयान दिया था? यही कि ट्रीसा की रूह ने उसे रिश्वत देकर आईजी के कत्ल पर मामूर किया। रिश्वत की रकम उस अफसर के घर से बरामद की गई थी। मामिला ने कहा कि इससे साबित होता है कि रूह कातिलाना हमले नहीं करती है बल्कि कराती है। पहले यह तय किया जाए कि वो रूह है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या बला है, और उस बला के बाइस हमारी आन जहानी माँ को क्यों मुलजिम ठहराया जा रहा है? सुरागरसा बेटी अना लाना ने कहा, अब तक की वारदात से यही साबित हो रहा है कि पुलिस वाले शुरू से रिश्वतें लेकर कातिलाना हमले करते हैं। बेहतर होगा आप लोग रूह के चक्कर में ना पड़े, पुलिस डिपार्टमेंट की इस्लाह करें। पुलिस के काला अफसर ने कहा, वो रूह हमारे अफसरों को जान से मारने या उनके बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देती है। जब तक ये सुराग ना लगाया जाए कि इस रूह की हकीकत क्या है और यह कहाँ से आती है, उस वक्त तक यहाँ हम महफूज नहीं रहेंगे और तमाम पुलिस वाले बदनाम होते रहेंगे। सरकारी वकील ने कहा, मी लॉर्ड,
अब तक उस रूह ने रात के वक्त तमाम वारदातें की हैं। वो दिन को शायद इसलिए नजर नहीं आती कि हर सू उजाला रहते और वह दिन की रोशनी में तहलील हो जाती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ट्रीसा के एक बेटे और 3 बेटियों को रात के वक्त उनकी रिहाइशगाह में नज़रबंद रखा जाए और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त ना दी जाए तो आइंदा ट्रीसा कोई वारदात नहीं कर सकेगी। मामिला ने कहा, हम यहाँ के मोअज़्ज़िज़ और मारूफ शहरी हैं। हमें 10 नंबरी बदमाशों की तरह शाम से सुबह तक कहीं पाबंद रखा नहीं जा सकता। मैं फाजिल वकील से कहूँगी कि इस रूह के जरिए होने वाली वारदात का कोई ताल्लुक हमसे साबित करे, फिर हमारे खिलाफ किसी कार्रवाई की हसरत दिल में पैदा करे। सरकारी वकील ने कहा, मी लॉर्ड, मैं सेफ्टी एक्ट के तहत सिर्फ 1 हफ्ते के लिए नज़रबंद रखने की दरख्वास्त कर दूँ। मेरा दावा है कि इस 1 हफ्ते में वो रूह कोई वारदात नहीं कर पाएगी। जज ने कहा, जब तक साहब का वारदात से उनका कोई ताल्लुक साबित नहीं होगा तब तक इन्हें नज़रबंद रखना गैर कानूनी अमल होगा। अगर इन पर ऐसा शुबा है कि इनकी दरपर्दा मदद से इनकी माँ वारदात करने आती है तो यह पुलिस की ड्यूटी है कि वो इनकी सख्ती से निगरानी करे, लेकिन इनकी आज़ादी में हाल ना हो। उसी वक्त ट्रीसा की आवाज़ आई और अदालत में यकलख्त खामोशी छा गई। सबने सहम कर इधर उधर नजरें दौड़ाईं। एक दीवार के पास उसकी हल्की सी झलक नजर आ रही थी। वो बोली, मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम जज साहब, मैं ट्रीसा दी गॉड मदर इस अदालत में मौजूद हूँ। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे। वो बोली, मेरा लिबास सफ़ेद कफन है, इसलिए दिन की रोशनी में कफन की सफ़ेदी तहलील हो जाती है। अगर आप वाज़ेह तौर से मुझे देखना चाहते हैं तो अदालत के दरवाजे बंद कर दें और अंदर की रोशनी ज़रा कम कर दें। जज साहब के हुक्म से दरवाजे बंद कर दिए गए, चंद बल्ब बुझा दिए गए। वह साफ तौर से नजर आने लगी। वो बोली, मैं इस दुनिया की पहली कातिला हूँ। इस दावे के साथ आई हूँ कि तुम्हारा कानून मुझे सजाए मौत नहीं दे सकेगा, हत्ता कि मुझे छू भी नहीं सकेगा। वाकई वो पहली मुजरिमा थी जिसके आगे दुनिया की तमाम ताकतें बेबस थीं। उसने कहा, मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे बच्चों की बेगुनाही साबित हो जाए। यहाँ सब देख सकती हैं, मेरे 4 बच्चे यहाँ पहले से मौजूद हैं। अगर मैं इनमें से किसी को मजबूर करूँ तो ये रिवॉल्वर निकाल कर इस सरकारी वकील को गोली मार देंगे। सरकारी वकील सहमकर कुर्सी पर बैठते बैठते गिर पड़ा। वह बोली, घबराओ नहीं, मुझे यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं। सरकारी वकील अपना फ़र्ज अदा कर रहे, लेकिन मेरे बच्चों पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे और मैं इसे गलत साबित कर चुकी हूँ। अगर मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी तो मैं अभी चली जाऊँगी, वरना गलत इल्ज़ाम देने वाले को अभी इसी वक्त भरी अदालत में गोली मार दूंगी। इस बात पर अदालत में सनसनी फैल गई। सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहने लगे। सरकारी वकील ने चीख कर कहा, मैं तमाम इल्ज़ामात वापस लेता हूँ। पिछले किसी भी वारदात का तुम्हारे बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं। जज ने कहा, मैं फैसला सुनाता हूँ। मिस्टर वॉन लुइन, मिस मामिला, मिस मैक्सी और मिस अना लाना मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शहरी हैं। किसी वारदात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। इन पर ना पाबंदी आयद की जाए और ना इनकी निगरानी की जाए। ट्रीसा ने कहा, मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ, अब जा रही हूँ। रुक जाओ, जज ने कहा, मैं मालूम करना चाहता हूँ तुम्हारी हकीकत क्या है। हकीकत यही है जो नज़र आ रही है। आपके इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी है कि मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। आइंदा जब तक मेरे बच्चों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता रहेगा और जब तक कोई इनसे दुश्मनी नहीं करेगा तब तक मैं कोई वारदात नहीं करूँगी। ये कहकर उसने चुटकी बजाई, फिर गायब हो गई। अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया था, लेकिन इंटेलिजेंस वाले उनकी ताक में रहने लगे। वॉन लुइन ने एक खुफिया मीटिंग में अपनी माँ से कहा, हमारे ये तजुर्बा तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा है। अब हमें रूह के इस चक्कर के जरिए ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचना चाहिए। गॉड मदर ट्रीसा ने कहा, ट्रांसफार्मर मशीन इतनी बड़ी होगी कि उसे चुरा कर ना लाया जा सकेगा। उसका नक्शा चुराया जा सकता है। मैंने सुना है करोड़ों डॉलर की लागत से वो मशीन तैयार होती है। उसे तैयार करने के बाद छुपा कर रखने का मसला दरपेश होगा और तुम देखते ही हो कि हमारे तमाम अड्डों पर छापे पड़ते रहते हैं। छोटी बेटी अना लाना ने कहा, मम्मी कुछ तो करना ही होगा, मुझे टेलीपैथी सीखने का बड़ा शौक है। मैक्सी ने कहा, मैं भी इल्म हासिल करने के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल ले सकती हूँ। गॉड मदर ने कहा, इस पहलू से भी सोचो कि अगर ट्रांसफार्मर मशीन से इल्म हासिल ना हो सका तो फिर भी हमारे लिए इल्म लाजमी होगा। अगर हम किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को ट्रैप कर लें और उसे अपने दबाव में रखें तो उससे बहुत से काम निकाल सकते हैं। मामिला ने कहा, वाकई पिछली बार मम्मी आईजी को हलाक करने में नाकाम हुई थी तो महज इसलिए कि कोई टेलीपैथी जानने वाला इनके दिमाग में आना चाहता था। यह अच्छा हुआ कि हमने योगा में महारत हासिल की हुई है, कम से कम टेलीपैथी के हमलों को रोक सकती हैं। अगर यह हथियार हमें भी हासिल हो जाए तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। वान लोई ने कहा, पता नहीं इस दुनिया में कितने टेलीपैथी जानने वाले हैं। वैसे इतना मालूम है कि ये 3 ममालिक में है, फ्रांस में फरहाद और उसके साथी, अमेरिका में तो उसकी मशीन ही मौजूद है, वहाँ ख्यालख्वानी करने वालों की खासी तादाद होगी। तीसरा मुल्क इसराइल है। हम इन मुल्कों में जाकर किसी ख्यालख्वानी करने वाले को ट्रैप कर सकती हैं। गॉड मदर ने कहा, इस सिलसिले में 2 बातें अहम हैं। एक तो ये कि हमें किसी ज़बरदस्त हिप्नोटिज्म वाले की खिदमत हासिल करना चाहिए ताकि वो किसी ख्यालख्वानी करने वाले पर अमल करके उसे हमारा गुलाम बना सके। वान लोए ने कहा, दूसरी अहम बात यह है कि फरहाद और उसकी फैमिली से छेड़छाड़ न करना। मम्मी, मुझे तो किसी ज़बरदस्त से मुकाबला करने में मज़ा आता है। बेटे, मुझे तुम्हारे हौसले पर नाज है। पहले किसी तरह अपनी ताकतों में
एक टेलीपैथी का इजाफा कर लो, फिर जिस तरह से चाहो टकराओ। मुकम्मल बारूद बन जाओगे तो तुम्हारी ठोकर से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे। तो फिर हमें पहले अमेरिका जाना चाहिए। अपनी कार्रवाई छोटे मुल्क से शुरू करो, इसराइल जाओ, वहाँ कामयाबी की तवक्को है। तुम भाई बहन वहाँ किसी न किसी टेलीपैथी जाने वाले को फांस लोगे। मैं मैक्स के साथ अमेरिका जाऊँगी और वहाँ ऐसा ही कोई टारगेट तलाश करती रहूँगी। इस फैसले के मुताबिक गॉड मदर अपनी दूसरी बेटी के साथ अमेरिका चली गई। वान लुइन अपनी 2 बहनों मामिला और अना लाना के साथ इसराइल आ गया। दोनों माँ बेटे अपने साथ एक एक हिप्नोटिज्म के माहिर को भी ले गए। उनके पास वो छोटा कैमरा और कुछ आलात भी थे जिनके जरिए वो किसी के अक्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। अभी सिलसिले में एक प्रॉब्लम था, अक्स से दूसरी जगह पहुंचकर बोल सकता था, क्योंकि कैमरे के सामने अक्स वाला बोलता था, उसकी आवाज़ अक्स के साथ दूसरी जगह पहुंचती थी। इससे सिलसिले के तमाम आलात मौजूद थे। पारस और अली ये तजुर्बा कर रहे थे कि जहाँ अक्स पहुंचे वहाँ के लोग और वहाँ के मनाजिर भी कैमरामैन को और अक्स वाले को नजर आए। मसलन पारस कैमरे के सामने हो और उसका अक्स जितनी दूर पहुंचे वहाँ का मंजर पारस को भी अपने सामने टीवी पर नजर आए। इसकी फ़िलहाल एक ही सूरत थी कि जहाँ अक्स पहुंचे वहाँ भी ऐसा कोई आला हो जो वहाँ के मनाजिर को अक्स वाले के पास पहुँचाए। ऐसा गॉड मदर की बेटियों ने किया था। मामिला, मैक्सी और अना लाना ने अपने अपने गले में सोने के जो हार पहने हुए थे, उनके लॉकेट में ताकतवर मिनी कैमरे और आवाज़ कैच करने वाले माइक थे। उनके जरिए जहाँ गॉड मदर कैमरे के सामने खड़ी हुई थी वहाँ उसे अदालत का पूरा मंजर दिखाई देता रहा और वह दूसरों की बातें सुनकर जवाब देती रही। यानी प्रॉब्लम यह था कि जहाँ अक्स को भेजा जाए वहाँ पहले से ऐसा आला रख दिया जाए जो अपने अतराफ के मनाजिर दिखा सके और वहाँ की आवाज़ें सुना सके। वान लुइन, मामिला और अना लाना को तेल अबीब पहुँचकर यही मसला दरपेश था। वो किसी हाकिम या फौज के आला अफसर की कोठी में नहीं जा सकते थे, वहाँ पहले से कोई ऐसा आला नहीं रख सकते थे। इसका नतीजा ये होता कि वान लुइन अगर मामिला के अक्स को गवर्नर हाउस के अंदर भेजता तो अक्स ज़रूर वहाँ पहुँचता, लेकिन वहाँ का मंजर और आवाज़ें इधर मामिला को ना दिखाई देती और ना सुनाई देती। इस अधूरे अमल से वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। अगर उनके साथ कोई ख्याल ख्वानी करने वाला होता तो वो किसी पहरेदार के दिमाग पर कब्जा जमाता और एक आला गवर्नर हाउस के अंदर पहुँचाकर उसे कहीं छुपा देता। फिलहाल उन्होंने ऐसे मुकामात तक पहुँचने का इरादा तर्क कर दिया जहाँ फौज या दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स होती हैं। वान लुइन ने कहा, हम पहली वारदात किसी बड़े बैंक में करेंगे, इसलिए कि हमें खासी रकम की ज़रूरत है। मामिला ने कहा, इस मकसद के लिए एक ऐसे शख्स को अपने काबू में करना होगा जो अक्स के पीछे रहकर गोली चलाए और लोग यही समझें कि वो अक्स या रूह गोली चला रही है। अना लाना ने कहा, पहले ये तय हो जाए कि हम में से कौन क्या काम करेगा। भाई ने कहा, तुम कैमरे के सामने रिवॉल्वर लेकर एक्ट करोगी, तुम्हारा अक्स बैंक में पहुंचेगा, मैं कैमरे के पीछे रहूँगा। मामेला बैंक में मौजूद रहेगी, उसके गले में लॉकेट की तरह जो आला है वह तुम्हें बैंक के मनाजिर दिखाता रहेगा। बैंक से इसराइली शैकल मिलेंगे या डॉलर। यहाँ के बैंकों में यूके के पाउंड्स और अमेरिकी डॉलर से इसराइली शैकल का तबादला होता है, इसलिए हमें खासी तादाद में पाउंड्स और डॉलर्स भी मिलेंगे। हम इतनी ज़्यादा रकम वहाँ से कैसे लाएंगे? हम जिस शख्स को गोलियां चलाने के लिए ट्रैप करेंगे वही बैंक से रकम लेकर आना लाना के अक्स के साथ बाहर आएगा और अपनी कार में बैठेगा। अक्स बाहर रिवॉल्वर लिए खड़ा रहेगा और मौके की मुनासबत से फायरिंग करता रहेगा, लेकिन अक्स की फायरिंग से सिर्फ आवाज़ गूंजेगी, कोई मरेगा नहीं। ना मरे, दहशत फैलती रहेगी। वह शख्स हमारी रकम लेकर कहाँ जाएगा? क्या हमारी इस रिहाइशगाह में आएगा? नहीं, इधर आने से हम गिरफ्तार हो जाएंगे। उससे शख्स के गले में एक लॉकेट कैमरा होगा, उसके ज़रिए हम यहाँ स्क्रीन पर देखते रहेंगे। अगर उसका ताकुब हो रहा है तो वो किस तरह डॉज देकर रकम को किसी महफूज जगह पर पहुँचा रहे। अना लाना ने कहा, जब उसके गले में लॉकेट होगा तो मैं भी यहाँ से देखती रहूँगी और मेरा अक्स उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचता रहेगा। वो तीनों इस मंसूबे पर तफसीली बहस करते रहे। ये बहस इस बात पर तमाम हुई कि पहले एक काम का बंदा तलाश किया जाए जो स्मार्ट, तेज़ तर्रार और बेहतरीन निशानाबाज हो। अगर वह धोखेबाज हो तो कोई बात नहीं, वह बैंक की रकम लेकर ज़मीन के अंदर भी छुप जाएगा तो रूह वहाँ पहुँच जाएगी। एक तेज़ तर्रार और सच्चा निशानेबाज फौज या पुलिस डिपार्टमेंट में ही मिल सकता था, लेकिन उनका रुझान फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तरफ था। वो भी अच्छे निशानाबाज होते हैं। फिर ये कि वो यहूदियों के दुश्मन हैं, उनके किसी बैंक को लूटने के सिलसिले में ज़रूर ताउन करेंगे। मज़ीद ये कि उन मुजाहिदीन को भी भारी रकमों की ज़रूरत पेश आती रहती है। इस मंसूबे में ऐसा ही कोई मुजाहिद उनके काम आ सकता था। वह सब भाई बहनें ऐसे किसी मुजाहिद को तलाश करने लगे। लैला ने वक्त का हिसाब किया। इस हिसाब से तेल अबीब में आधी रात हो चुकी थी। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर शीतारा का मौजूदा लहजा अपनाकर हैरी यानी आदिल के दिमाग में पहुंच गई। हैरी ने सांस नहीं रोकी। लैला को उसके अंदर जगह मिल गई। वहां पहुंचते ही पता चला कि शीतारा मौजूद है। वह हैरी के ख्वाबीदा दिमाग में कह रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उस टेलीपैथी जानने वाली को पहचानते हो। उसने होटल में समुंदर के साहिल पर, फिर क्लिनिक में तुम्हारे साथ वक्त गुजारा था। तुमने उसे ख्याल ख्वानी करते देखा था। फिर तुम उसे क्लिनिक में छोड़कर घर में आकर क्यों सो गए थे? वो औरत आशिक मिजाज लग रही थी। मुझे अपनी आबरू लुटने का अंदेशा था, इसलिए मैं चला आया। बकवास मत करो, मर्द की कोई आबरू नहीं होती।
तुम आइंदा ऐसी हरकतें करते रहोगे, हाथ आए हुए शिकार को छोड़ते रहोगे तो मेरे किसी काम के नहीं रहोगे। फिर मैं तुम्हारा किस्सा ही तमाम कर दूंगी। अब वो नज़र आएगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे बांध कर अपने घर में रखूंगा। अब वो नज़र नहीं आएगी, उसने अपना चेहरा और आवाज़ बदल ली होगी। मैं उसकी चाल और उसकी हंसी के मखसूस अंदाज से उसे पहचान लूंगा। शाबाश, ऐसी अक्लमंदी की बातें सोचा करो और अमल किया करो। क्या वाकई तुमने उसकी मखसूस आदतों को याद रखा है? हाँ, जब वो हंसती है तो अपनी गर्दन को खम देकर जुल्फ़ों को एक ख़ास अंदाज में सामने से पीछे की तरफ झटकती है। उसकी चाल में भी कोई ऐसी बात है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं हज़ारों के मजमा में उस चाल को पहचान सकता हूँ। अच्छी बात है, यही बातें मैनेजर को भी बताओ और कल सुबह से उस औरत की तलाश शुरू कर दो। तुम्हारे इस बयान से मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ वो मरीना ही है। मैं कल से मरीना को तलाश करूंगा, लेकिन एक इल्तिजा है, मेरी आबरू को बचाए रखना। शट अप, मैं हुक्म देती हूँ, सो जाओ। मैं सुबह 5 बजे आकर जगाऊंगी। वह हुक्म के मुताबिक शटअप हो गया। लैला उसके दिमाग से निकल आई ताकि शी तारा वहाँ से जाकर दोबारा आए तो हैरी के दिमाग में किसी भी टेलीपैथी जानने वाले की मौजूदगी का शुबा ना हो। लैला को दिमागी तौर पर हाजिर देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या वो हैरी के दिमाग में मौजूद है? हाँ, अभी गई है। किसी तरह का शुबा दूर करने दोबारा आ सकती है। मैं ठहर कर जाऊंगी। मैं हंसने लगा। उसने पूछा, क्यों हंस रहे हैं आप? पारस की हरकतें सोचकर हंसी आ रही है। वो जो करता है उसके नताइज बड़े दूररस होते हैं। उसने अधूरे फार्मूले यहूदियों के हवाले करके सरजमीन ने इसराइल को मैदान जंग बना दिया है। वहाँ शीतारा अपने आलाकारों के जरिए कुछ करने वाली है। शैतानी हैप्नोटिज्म जानने वाला जयपुर गोला को जब ये मालूम होगा कि मरीना उसके हाथ से निकल गई है तो वो फार्मूले हासिल करने के लिए दूसरे जरा इख्तियार करेगा। सुपर मास्टर और अमरीकी हुकाम भी वहाँ हंगामा आराई के लिए तैयार होंगे। उनके अलावा और ना जाने कौन कौन सी खुफिया तंजीमें हैं जो यहूदियों की खुफिया तंजीम से टक्कर लेने वाली हैं। वो बोली, माशाल्लाह, हमारे बेटे की क्या बात है, बड़े सियासी खेल खेलता है। एक बात कहूँ? 1000 बातें कहो, क्यों ना हम भी चलें? कहाँ मिलने का इरादा है? अनजान ना बने। जहाँ की बातें हो रही हैं वहीं चलने को कह रही हूँ। आप इंसाफ से सोचें। एक तवील अरसा गुजर गया है, मैंने आपके साथ कहीं सफ़र नहीं किया। तवील अरसा सही, पिछली बार हम तेल अबैब में ही थे, फिर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? किसी दूसरे मुल्क चलो। पहली और सबसे अहम बात यह है कि मैं बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करना चाहती हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि इस बार आपको भी नमाज पढ़ाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, एक साथ ऐसी नेकियां करोगी तो फ़ौरन ही जन्नत में पहुंच जाओगी। मेरी यही ख्वाहिश है कि बैतुल मुक़द्दस के फ़र्श पर सजदा करूं तो क़यामत के दिन सजदे से मेरा सर उठे। ऐसे ईमान परवर जज्बों को मैं रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगा और अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो नमाज ज़रूर पढ़ूंगा। अब हैरी के पास जाओ। वो आदिल के पास गई। बड़ी देर तक खामोश रहकर उसके अंदर शीतारा की मौजूदगी को समझने की कोशिश करती रही। जब यकीन हो गया वो मौजूद नहीं है तब लैला उसके ख्वाबीदा दिमाग पर अमल करने और शीतारा के तनवीमी अमल के असरात को मिटाने लगी। इन असरात के ख़त्म होते ही उसे अपनी पिछली ज़िंदगी याद आने लगी। लैला ने मुझसे कहा, आप हैरी के दिमाग में आए। ये यहूदी नहीं मुसलमान है, इसका नाम आदिल चंगेज़ी है। मैं भी उसके अंदर चला आया। हम दोनों उसके ख्यालात पढ़कर हैरान होते रहे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारा इस कदर शेदाई है। मुझे भाईजान और लैला को भाभीजान कहता था। फिर पता चला कि उसने इस्लामाबाद में शीतारा को हिसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला किया था। एक ऐसी हस्ती को गिरफ्तार किया था जिसके लिए पेश गोई थी कि तकरीबन 7 बरस तक कोई उसकी असल सूरत नहीं देख पाएगा और ना ही कोई उसकी असल आवाज़ और लहजे को सुन सकेगा। ये पेश गोई अपनी जगह दुरुस्त थी। आदिल ने उसका असली चेहरा नहीं देखा था और ना असल लहजा सुना था, फिर भी असल शीतारा को बुरी तरह बेबस कर रखा था। ऐसे वक्त अपने भाईजान और लैला भाभी का इंतज़ार करता रहता था। शीतारा बदबख्ती के बावजूद इस लिहाज से नसीब वाली थी कि उसका कोई मुखालिफ उसके दिमाग में नहीं आया था। शीतारा ने हम सब से छुपने के लिए इस्लामाबाद का इंतखाब किया। यह उसकी दानिशमंदी थी। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमानों से दूर भागने वाली पाकिस्तान में रहेगी। आदिल के ख्यालात पढ़कर एक और गेम का पता चला और वो ये कि वहाँ पाशा आया था। आदिल पाशा को उसके नाम से नहीं पहचानता था। वो सिर्फ इतना जानता था कि वो शख्स हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेता है। हमारे लिए यह इतला नहीं थी। ये यकीन हो गया कि शीतारा ने पाशा को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। उसके ख्यालात पढ़कर बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे थे। शीतारा तकरीबन 6 दिनों तक बेकसी के आलम में रही थी। ऐसे में उसे धड़का लगा रहता होगा कि कोई अचानक उसके दिमाग में आकर कब्जा जमा लेगा। वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बाजी हारने वाली थी, लेकिन अंजाम कार उसने पाशा को गुलाम बनाकर एक बड़ी बाजी जीत ली। फिर ये किस्सा तो मालूम था ही कि मरीना किस तरह आदिल के साथ रहकर दिमागी तौर पर कमज़ोर हो गई और उसने ब्रेन आदम को भी असाबी कमज़ोरियों में मुब्तला किया। अब यह हकीकत हमें मालूम नहीं हुई थी कि वो अजाब में मुब्तला होने वाला शख्स यहूदी खुफिया तंजीम की रीढ़ की हड्डी था। बहरहाल बड़ा अजीबोगरीब बंदा हमारे हाथ लगा था। वह जवान, सेहतमंद, ज़हीन और एक्शन से भरपूर था। उससे नादानियाँ सरजद होती थीं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेवकूफ़ है। दरअसल वो नातजुर्बाकार था। ज़िंदगी के अमली मैदान में अभी दाखिल हुआ था। उसके हालात बता रहे थे कि रफ्ता रफ्ता जहानत से काम लेना सीख जाएगा।
लैला उसे बहुत मुतासिर हुई थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे भाभीजान कहा था और कोई रिश्ता या ताल्लुक पहचान न होने के बावजूद उसे याद करता और अपने दिमाग में उसका इंतजार करता रहता था। लैला ने उसके दिमाग में कहा, आदिल मेरे चाहने वाले भाई, तुम्हारी लैला भाभी आ गई है। वो ख्वाबीदा था, ख्वाब में खुश हो रहा था और कह रहा था, मैं आपका इंतज़ार करते करते थक गया था लेकिन मायूस नहीं हुआ था। ये आप ही हैं ना? हाँ आदिल, मैं ही हूँ। तुम्हें शीतारा ने अपना ताबेदार बना रखा था, मैंने उसका तिलिस्म तोड़ दिया है। आइंदा तुम उसके ज़ेर असर नहीं रहोगे। मैं जानता था जब कभी भाभीजान या भाईजान आएंगे तो मुझे ज़रूर अपना बना लेंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारा भाईजान हूँ और तुम्हें हौसला देता हूँ कि जहानत और हाजिर दिमागी से हालात पर काबू पाते रहोगे, बड़े कारनामे अंजाम देते रहोगे तो मेरी फैमिली में शामिल हो जाओगे। भाईजान, आप सिर्फ एक इशारा कर दें कि मुझे क्या करना है, फिर मैं वो कारनामा कर गुजरूंगी। मुझे पता है मेरे इशारों के बगैर ही बड़े कारनामे अंजाम दे चुके हो। अफसोस कि हम इस मौके से फ़ायदा न उठा सके। कोई बात नहीं, आंदा सही। लैला ने उसे कहा, अब खामोश रहो, मैं तुम पर अमल करके तुम्हारे दिमाग को लॉक कर रही हूँ ताकि तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करोगे। मैं एक नई आवाज़ और लहजे से तुम्हारे पास आया करूँगी। वो खामोश रहा। लैला उस पर अमल करने लगी। उसके जहन में यह नक्श किया गया कि वह मुसलमान है, मुसलमान ही रहेगा, लेकिन हैरी के नाम से एक यहूदी जवान का रोल अदा करता रहेगा। दूसरी बात यह नक्श की गई कि वो दानिस्ता या नादानिस्ता फरहाद और उसकी फैमिली से किसी के सामने रिश्ता जाहिर नहीं करेगा। हमारे राब्ते और ताल्लुक को एक राज की तरह दिल में छुपा कर रखेगा। लैला ने ऐसी ही चंद बातों को गिरह की तरह उसके दिमाग में बांध दिया। फिर उसे तनवीमी नींद सुलाकर उसके यहूदी मैनेजर के पास आ गई। उसने मैनेजर के दिमाग से भी शीतारा के तनवीमी अमल को मिटा दिया और दिमाग को लॉक कर दिया ताकि शीतारा उस मैनेजर को आलाकार बनाकर आदिल को नुकसान न पहुंचा सके। इस मुल्क में बाबा साहब के दायरे के कई जासूस थे जो वहाँ के हर बड़े शहर में सरकारी मुलाजमत करते थे या फिर बिजनेसमैन बनकर रहते। मरीना को एक ऐसे ही बिजनेसमैन के यहाँ पनाह मिल गई थी। उसने मरीना से कहा, अब तुम हर तरह से महफूज हो गई हो, कोई दुश्मन तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, तुम्हारी सूरत भी बदल दी गई है, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वो बोली, ऐसा कई बार हो चुका है, मैंने सूरत बदल दी, लहजा बदल गया, इसके बावजूद किसी न किसी दलदल में धंस गई। हजार एहतियात के बावजूद किसी मुसीबत में ज़रूर गिरफ्तार हो जाती हूँ। एहतियात करने वाले बार बार मुसीबत में नहीं पड़ते। तुम जिसे एहतियात समझती हो वो तुम्हारी नादानी होती है। तुम किसी पर भरोसा नहीं करती, जबकि औरत को किसी एक पर भरोसा करना पड़ता है। ऐसी बेतबारी से तुम पारस को छोड़कर भाग गई। तुम्हारी अकल ने समझाया कि तुम एहतियात से काम ले रही हो। हाँ, अब अफसोस होता है मैंने वो पहली बड़ी गलती की थी। दूसरी गलती उज़्बेकिस्तान में की। फरहाद जैसे पहाड़ को जख्मी करके उसके दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा। जब उस पहाड़ ने अपनी बुलंदी से तुम्हें गिराना शुरू किया तो तुम पनाह लेने शीतारा और पैपे सरना की कनीज बन गई। यानी तुम हमेशा ऐसी एहतियाती तदाबीर करती हो कि एक तरफ से बचती हो, दूसरी तरफ फंस जाती हो। वो खामोशी से सर झुकाए सुन रही थी। उसके मेज़बान ने कहा, ज़रा गौर करो, फरहाद साहब ने तुम्हें कितनी बार काबू में किया फिर छोड़ दिया। सोमालिया के जंगल में तुम्हें शीतारा के तनवीमी अमल से निजात दिलाई गई। इसके चंद रोज़ बाद ही तुम मियामी में पारस की जान के पीछे पड़ गई। वहाँ जनरल वास्कोडी के जरिए तुम उसे गिरफ्तार करा के उसके दिमाग पर कब्जा जमाना चाहती थी और नाकामी की सूरत में उसे मार डालने से भी दरेग न करती। मुझे और शर्मिंदा न करो, मैंने जैसी गलतियाँ की हैं वैसी सज़ाएँ भी पाती रही हूँ। मेरे लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और डूब मरने की बात क्या होगी कि फरहाद साहब से दुश्मनी करती हूँ, फिर मुसीबत में उन्हीं से मदद मांगती हूँ। वो अब तक कई बार मुझे दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों से निजात दिला चुकी हैं। इस बार फिर उन्होंने जय पर गोला जैसे शैतान से निजात दिलाई है और तुम्हें आज़ाद कर दिया है। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। अब तो मैं गुब्बारा हूँ जिसकी हवा निकल चुकी है। पारस कभी इस गुब्बारे को मुँह लगाकर हवा नहीं भरेगा। मुफाद परस्त लोग मेरी टेलीपैथी की खातिर मुझे मुँह लगाती हैं। एक औरत की हैसियत से मेरा कोई मान मर्तबा नहीं रह गया। सोचती हूँ कहाँ जाऊँ। ज़िंदगी से मोहब्बत है, जिंदा रहना चाहती हूँ, मगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं रही। दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों से खौफजदा रहती हो। तुम्हें यह अंदेशा है कि अभी यहाँ से जाओगी तो फिर किसी चक्कर में पड़कर किसी की मामूला बन जाओगी। हाँ, ये अंदेशा हमेशा रहेगा। अकल से काम लोगी तो एक पुरसकून और आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकोगी। मुझे ऐसा रास्ता बताओ, मैं थक गई हूँ। टेलीपैथी को भूल जाओ, ये इल्म फसादात फैलाता है, इंसान का सुकून छीन लेता है। वाकई ये इल्म ना होता तो मैं एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारती। अब भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकती हो, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी। ऐसा ना कहो, मैं इस इल्म को कुर्बान करके सुकून और इज़्ज़त की ज़िंदगी हासिल करूँगी। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर मुझसे रब्ता किया। बोली, मैं आपका थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ, क्या आप मेरे मेज़बान के पास आएंगे? चलो, मैं आ रहा हूँ। वो चली गई। मैंने मेज़बान के पास आकर कहा, मिस्टर टॉम मूरस, मरीना चाहती है अभी तुम्हारे पास रहूँ, वो कुछ बातें करेगी। उसका कोई मसला हो तो हल कर दो। टॉम मूरस ने कहा, मैं दिल से हाजिर हूँ। फिर उसने मरीना से कहा, फरहाद साहब मेरे पास हैं, बोलो क्या कहना चाहती हो? यही कि टेलीपैथी ने मुझे बड़े दुख पहुंचाए हैं। फरहाद साहब मुझ पर अमल करें और इस इल्म को मेरे दिमाग से हमेशा के लिए मिटा दें। जो इल्म और हुनर खुदा की मर्जी से होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। कितने ही टेलीपैथी जाने वालों के ब्रेन वॉश किए गए। हाल ही में सलमान ने जैरी के दिमाग से इस इल्म को मिटाया।
जयपुर गोला ने अपने अमल से उसे बहाल कर दिया। आप कुछ करें, ये मेरे लिए मुसीबत का बायस बन गए। ये इल्म मेरे लिए लैला, सुल्ताना, सलमान, जोजो, सानिया और बारबरा के लिए मुसीबत का बायस क्यों नहीं है? शायद इसलिए कि आपकी टीम बहुत मजबूत है। इतना इत्तेहाद है कि किसी एक पर कोई आँच आए तो उसके पीछे कई ख्यालख्वानी करने वाले मदद के लिए पहुंच जाती हैं। ये इत्तेहाद की बरकत है, लेकिन असल बात यह है कि हम ख्वामखा ख्यालख्वानी नहीं करते। ज़रूरत के वक्त परवाज़ करते हैं, फिर अपनी पनाहगाह में लौट आते हैं। तुम्हारी कोई पनाहगाह नहीं, और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारी ख्यालख्वानी का कोई असूल नहीं। सारी दुनिया पर हुक्मरानी करने की ख्वाहिश हमेशा नुकसान पहुंचाती है। आप मुझे मशवरे दें, मैं उन पर अमल करने का वादा करती हूँ। मेरा पहला मशवरा यह है कि दूसरों को अपना मामूल और ताबेदार बनाने की ख्वाहिश को कुचल दो। मैं वादा करती हूँ, जैसा आपने बारहा मुझसे नेकियां की वही मैं दूसरों से करूँगी। दूसरा मशवरा यह है कि ख्यालख्वानी को तकरीबन भूल जाओ। कभी जान पर बनाए तो खुदा के बाद मुझे आवाज़ दो। मैं और मेरे तमाम ख्यालख्वानी करने वाले तुम्हारे काम आएंगे। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी कि मुझ पर आप लोगों का साया रहेगा। ये साया उस वक्त तक रहेगा जब तक तुम टेलीपैथी की दुनिया में जारहाना रवैया इख्तियार नहीं करोगी, बिल्कुल नॉर्मल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारोगी। मैं इस दवाजी घरेलू ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। यह तुम अपने हक़ में बेहतरीन फ़ैसला कर रही हो। किसी को पसंद करो और अपना जीवन साथी बना लो। वो अपने मेज़बान टॉम मूरस को मुखातिब करके बोली, इस घर से मुझे नई ज़िंदगी मिल रही है। मैं मज़ीद घर घर भटकना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे अपना शरीक हयात बनाओगे? टॉम मूरस बौखला सा गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं यानी कि तुम मुझसे? मैंने कहा, मिस्टर टॉम घबरा क्यों रहे हो? नेकी करो और इसे राह रास्त पलाओ। अगर यह सच्चे दिल से तौबा कर रही है तो फिर एक बेहतरीन बीवी साबित होगी। जनाब, अगर धोखा हुआ तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। वह मुस्कुराकर मरीना से बोला, मुझे मंजूर है।